नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन भी किया और साथ ही साथ गायों की सेवा कर उन्हें गुड़ चना भी सीएम ने खिलाया। मुख्यमंत्री ने मंदिर में ही जनता दरबार भी लगाया और फरियादियों की वहां पर समस्याओं को भी सुना। होली पर्व को लेकर मुख्यमंत्री ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर भी निर्देशित किया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किया और वहीं पे जनता दरबार भी लगाया। गायों की सेवा कर गुड़ चना खिलाते हुए भी नजर आए सीएम। वहीं सीएम ने मंदिर में ही जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, विधानसभा सत्र का आज 8वां दिन है और विधानसभा में आज बजट पर चर्चा होगी। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार लगातार बने हुए हैं। हंगामेदार सदन की कार्यवाही होती हुई नजर आ सकती है और आज बजट सत्र का 8वां दिन है। बजट पर इस दौरान चर्चा होगी विधानसभा में। चर्चा के दौरान भारी हंगामे के आसार भी विपक्ष द्वारा जताए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र का आज 8वां दिन और इस दौरान बजट पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। वहीं चर्चा के दौरान विपक्ष एक बार फिर से हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है। इस वक्त की अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। विधानसभा सत्र का आज 8वां दिन है और विधानसभा में आज बजट पर होगी चर्चा। जैसा कि हमने बीते दिनों देखा कि लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो हल्ला होते हुए सदन में देखा जा रहा था और लगातार हंगामा होता हुआ नजर आया है सदन में। ऐसे में आज भी सदन में एक बार फिर से हंगामेदार कार्यवाही के संकेत मिल रहे हैं। चर्चा के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा कर सकता है और विधानसभा सत्र का आज 8वां दिन। तो आज बजट पर चर्चा होती हुई भी नजर आएगी। वहीं विपक्ष भी इस दौरान हंगामा कर सकता है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनूप, आज बजट सत्र का 8वां दिन है, बजट पर आज चर्चा होनी है और इस चर्चा के दौरान आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार बने हुए हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट? और देखिए, आज बजट पर चर्चा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से पिछली बार देखा था कि अखिलेश यादव ने तमाम सवाल किए थे राज्यपाल के अभिभाषण पर, उसके बाद जब बजट पेश किया गया उस पर अखिलेश यादव कहते नजर आए थे बजट एक सिर्फ धोखा है, इसमें यूथ के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं है, आज किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं, तमाम आरोप लगाए थे। निश्चित रूप से आज अखिलेश यादव को सदन में इस बजट पर अभिभाषण देना है। मुझे लगता है जिस तरीके से पिछले राज्यपाल के अभिभाषण में तमाम आरोप लगाए थे, उसके बाद बजट में क्या कुछ अखिलेश यादव पिछले दिनों में इस बजट पर निष्कर्ष निकाला होगा और क्या क्या आरोप लगाएंगे, फिलहाल बजट की समय उस पर पता लगेगा विधानसभा में। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लगातार कानून व्यवस्था को सरकार पर घिरने का काम किया है, अभी प्रयागराज के बाद आज कल अमेठी में डबल मर्डर हुआ है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस अखिलेश यादव इस पर भी सरकार को घेरते नजर आएंगे। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है बजट को लेकर के है, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार का कहना है इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। खासकर 2024 में जो वायदे किए गए थे संकल्प पत्र में, वो चाहे उसको सबसे बड़ा जो एक आवश्यक था, जो गैस कनेक्शन जो मुफ्त में दिए गए थे, उसको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो कनेक्शन दिए गए थे उनको दीपावली और होली में इस बजट में प्रावधान दिया गया है। उनको फंड उपलब्ध कराया गया है कि अब फ्री उनको गैस भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये एक उनके संकल्प पत्र का भी वादा था, वो भी पूरा हो चुका है, लेकिन उसमें तमाम और भी वादे भी बाकी रह गए हैं। वो आगे हो सकता है भाजपा इसमें समाहित करे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो संकल्प पत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है उसको लेकर सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से यूथों को इसमें ठगा गया है, जो बच्चे हैं खासकर जो स्कॉलर जो सिर्फ आते थे दलित वर्ग के आते हैं, उन पर कैंची चला दी गई है। जो स्कॉलर मिलती थी, सिर्फ मिलती थी, उसको हाफ कर दिया गया है। तो इस तरीके से तमाम आरोप लगाया था। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव जब संबोधन
आज विधानसभा में देंगे तो क्या क्या आरोप लगाएंगे, किस तरीके से इस बजट पे अब चर्चा के बाद क्या हंगामा होगा, तमाम चीजों को लेकर अभी थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव पहुंचेंगे तभी जानकारी पूरी मिल पाएगी। बिल्कुल अनूप, तो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तो देखने को मिल ही सकता है और लगातार विपक्ष जो है वो सवालों की बौछारें करता हुआ भी नजर आएगा, लेकिन क्या लगता है कि उनके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष कितना तैयार? और देखिए, आज चूंकि अखिलेश यादव उस पे अपना संबोधन रखेंगे, बजट पर अभी चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो मुखर होकर बोलते हैं, उनके हर एक का प्रश्न का जवाब देते हैं। पिछले राज्यपाल के अभिभाषण में जब अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए थे सरकार पर और सरकार को घेरने काम किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर उनके एक प्रश्न का जवाब दिया था और आपने हंगामा भी देखने को मिला था। आज भी अखिलेश यादव जब बोलेंगे तो तमाम मुझे लगता है सवाल वो खड़े करेंगे, बजट को लेकर के, सरकार पे को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के साथ साथ तमाम महिला सशक्तिकरण या फिर जो किसानों के साथ साथ तमाम जो और मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उनका संबोधन होगा, मुझे लगता उनका संबोधन कल होने वाला है, तब उस पर जवाब देंगे। हर एक उनकी प्रश्न का जवाब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। इस समय जो खासकर बजट का जो चर्चा है वो कल भी जारी रही थी, आज भी जारी रहेगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है हर एक मुद्दे पर चर्चा हो। इस बार बजट सत्र में आपने देखा होगा कि बजट सत्र काफी देर तक चलता है, 12 बजे रात तक चला जाता है। यानी सरकार भी चाहती है जनता की हर जुड़े मुद्दे पर बहस हो, विपक्ष अपनी बात रखे, सरकार उसकी सफाई दे, तो कहीं ना कहीं बजट इससे जनता का भी लाभ होगा। तमाम जो मुद्दे हैं वो अनूप, इस पूरी कार्यवाही से जुड़े हुए पल पल के अपडेट हम आपसे लेंगे। अगली बड़ी खबर की ओर, एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने नियुक्त किए हैं प्रभारी। 14 लोकसभा सीटों पर नियुक्त किए गए हैं प्रभारी। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मिशन 80 में 80 के लिए जुटी है भाजपा, वहीं राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने इसकी कमान भी संभाली है। तो मिशन 80 के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है और प्रदेश मुख्यालय पर जीतने को लेकर मंथन भी होता हुआ नजर आएगा। वहीं हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने प्रभारियों को भी नियुक्त किया है। 14 लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है और 14 लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसी बड़ी खबर पर जानकारी के लिए अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनूप, हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने प्रभारियों को नियुक्त किया है और पिछले दिनों किन वजहों से हार हुई थी इसका भी मंथन होता हुआ अब नजर आ सकता है। देखिए मनीषा, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो भाजपा जो 14 सीटें हैं उनकी हारी हुई सीटों पर इस बार मंथन शुरू कर चुकी है। खासकर सबसे देखने वाली बात यह है कि केंद्रीय नेतृत्व से लगा करके उत्तर प्रदेश में संगठन में तमाम जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, केंद्रीय अभी फिलहाल 4 केंद्रीय मंत्री को इस पर ड्यूटी लगाई गई है कि उन हारी हुई सीटों का मंथन करेंगे, उस हार का कारण भी ढूंढें और अगली जब 2024 की लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें उन सीटों पर विशेष फोकस रखा जाए कि उन सीटों को बीजेपी के पाले में लाया जाए। दूसरा, संगठन की तरफ से भी संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं, उनको भी इस पर लगाया गया है कि उन बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनको नियुक्त करके उनको सशक्तिकरण उनको बना करके उस पूरी सीट का वहां पर पूरा खाका तैयार किया जाए। आज संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह बाराबंकी में बूथ स्तर पर जो सशक्तिकरण का अभियान शुरू हो चुका है उसको लेकर आज वहां से शुभारंभ भी करेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि 2024 में 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए। उसको लेकर जमीनी स्तर से लगा करके लगातार चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हो या फिर उत्तर प्रदेश में बैठक रही हो, उस पर तैयारी चल रही है। अब जो एक निचले स्तर से जिसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड जीरो से एक पूरी बैठक करके और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी अब अपनी जमीन मजबूत कर रही है उन लोकसभा सीटों पर जिन पे पिछली बार 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा था और साथ ही साथ जो वर्तमान में सीटें भाजपा के पास हैं
उन पर भी कहीं ना कहीं मंथन शुरू किया है, क्योंकि इस बार जो जीते हुए जो सांसद हैं उनकी इस लोकप्रियता कहीं कम तो नहीं हुई है। उसको सर्वे का काम शुरू हो चुका है। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड के बाद फिर इस पर फैसला लिया जाएगा कि किस सांसद की सीट इस बार कट सकती है, उसके बदले में किसको खड़ा किया जाएगा, जातिगत समीकरण क्या है, लोकप्रियता किसकी सबसे ज्यादा सीट पर है। इन सब तमाम बिंदुओं का ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बैठक के बाद सर्वे के बाद बूथ सशक्तिकरण, फिर उनको जो सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं उनकी रिपोर्ट, जिला अध्यक्ष की रिपोर्ट, बूथ स्तर पर क्या कुछ उसकी चल रहा उसको इसकी सब रिपोर्ट इकट्ठा करने के बाद जब अंतिम मुहर होगी वो केंद्रीय नेतृत्व की होगी। तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें हैं, निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश को भी पार्टी को फतेह करती है तो दिल्ली की कुर्सी आसानी से मिल जाती है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कोई गलती दोहराना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, कोशिश कर रही है कि इस बार 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए। बिल्कुल अनूप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 80 में से 80 सीटों को पाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। तमाम रायशुमारियां होती हुई नजर आ सकती हैं, तमाम मंथन होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां चर्चित उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है। वही प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस पूरे मामले को लेकर स्पेशल जज दिनेश शुक्ल की कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिस तरह से ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, ऐसे में आज इस मामले की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। और चर्चित उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आज इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। और इसी बड़ी खबर पर अधिक चर्चा के लिए प्रयागराज से हमारे साथ सैयद जुड़ने जा रहे हैं। तो सैयद, उमेश पाल हत्याकांड में आज सुनवाई होनी है एमपी एमएलए कोर्ट में, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी मनीषा, आपको बता दें कि जहां 2005 में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल, उसी में 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था, जिसके बाद से ये केस चल रहा था और इसमें सुनवाई होनी थी। और लगातार इसमें आज उस दिन भी जिस दिन ये घटना हुई, उमेश पाल इसी केस के सिलसिले में कोर्ट पहुंचे थे। जब वे वापस पहुंचे थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था। उसी केस को लेकर आज फिर ये सुनवाई कोर्ट जिला अदालत में, एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत में होनी है और डे बाय डे होनी है, क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश था कि 16 मार्च से पहले इस पर फैसला दिया जाना था। बिल्कुल सैयद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चित उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां आज इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर हम जानकारी का रुख करने जा रहे हैं। भरतनाट्यम उत्सव का आयोजन होगा। जी हाँ, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां भरतनाट्यम उत्सव का आयोजन होता हुआ नजर आएगा। 4 मार्च को इस उत्सव का आयोजन होना है और आम जनमानस को भी इस पूरे आयोजन के दौरान आमंत्रित किया गया है। उत्सव में ख्याति नाम कलाकार प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे, वहीं आम जनमानस को भी आमंत्रित किया जाएगा। तो इस वक्त ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्सव में कलाकार प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे, वहीं आम जनमानस को भी इस पूरे आयोजन के दौरान आमंत्रित किया जाएगा ताकि भरतनाट्यम उत्सव का वो लुत्फ उठा सकें। वहीं अयोध्या में भरतनाट्यम उत्सव का आयोजन होगा। 4 मार्च को उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। उत्सव में कलाकार प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे और इस तमाम आयोजन के लिए आम जनमानस को भी आमंत्रित किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां भरतनाट्यम उत्सव आयोजित होने जा रहा है 4 मार्च को। 4 मार्च को इसका पूरा आयोजन होता हुआ अयोध्या में नजर आएगा। उत्सव में तमाम कलाकार मनमोहक प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे, वहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आम जनमानस को भी आमंत्रित किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल कर आ पा रही है, जहां 4 मार्च को भरतनाट्यम उत्सव आयोजित होने जा रहा है, जिसमें आम जनमानस को आमंत्रित किया जाएगा। और इस भरतनाट्यम उत्सव के दौरान तमाम मनमोहक प्रस्तुतियां भी देखने को मिलने वाली हैं। 4 मार्च को ये पूरा उत्सव आयोजित होता हुआ नजर आएगा और उत्सव में कलाकार मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे, जिनका लुत्फ उठाने के लिए आम जनमानस को भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित किया जाएगा। तो भरतनाट्यम उत्सव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 4 मार्च को ये अयोध्या में आयोजन
इसका होने जा रहा है। वहीं उत्सव में कलाकार प्रस्तुतियां देते हुए भी नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। भू धसाव से प्रभावित जोशीमठ के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भू धसाव शुरू हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी दरारें आने का सिलसिला रुका नहीं है। तो इस वक्त ये अहम जानकारी से आपको अपडेट करा रहे हैं कि कैसे होगी अप्रैल में 4 धाम यात्रा, इसको लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। वहीं जोशीमठ के रास्तों से बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी होगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अजीत, जोशीमठ में भू धसाव का सिलसिला लगातार जारी है, ऐसे में 4 धाम यात्रा को किस तरह से संपन्न कराना है, ये बड़ी चुनौती। बिल्कुल मनीषा, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड के जोशीमठ की बात की जाए तो 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है और बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है वो जोशीमठ से ही होकर गुजरेगी। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज होगा। तो इससे पहले तमाम तरह की तैयारियां 4 धाम यात्रा को लेकर चल रही हैं। शासन स्तर से लेकर जिला स्तर तक पर कई बैठकों का दौर यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो जोशीमठ शहर को लेकर है, जो लगातार भू धसाव की ओर चल रहा है। 2 जनवरी को बड़ी दरारें जोशीमठ शहर में निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद से लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। लेकिन अगर पिछले 1-2 दिन की बात की जाए तो बड़ी दरारें एकाएक उभरी है, जिसका मुख्य कारण जो है बारिश का होना। पहाड़ी जनपदों में लगातार हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो रही है, जिसके चलते जोशीमठ शहर में भू धसाव की खबरें और ज्यादा आने लगी। और बीते रोज ही जो मुख्य मार्ग है जोशीमठ शहर के बीचों बीच, वहां पर एक बड़ा गड्ढा भी निकलकर सामने आया था, जिसको तत्काल भरने की कोशिश यहाँ पर बीआरओ की तरफ से की गई है। और सरकार की अगर बात मानी जाए तो सरकार का दावा है कि 4 धाम यात्रा का जो संचालन है वो बद्रीनाथ धाम के लिए जोशीमठ शहर से ही होगा। इसके लिए बकायदा वहां पर एक कैंप ऑफिस खोला गया है, जिसमें बीआरओ, पीडब्ल्यूडी और संबंधित विभागों के अधिकारी 24/7 उपलब्ध रहेंगे और किसी भी समस्या के समाधान को लेकर वो तत्काल मौके पर ही नजर बनाए रखेंगे। तो ऐसे में सरकार के दावे जरूर हैं कि जोशीमठ शहर को पूरी तरह से यहाँ पर गड्ढा मुक्त किया जाएगा और किसी भी तरह के भू धसाव की स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए तत्काल यहाँ पर राहत और बचाव कार्य भी शुरू किए जाएंगे। लेकिन 22 अप्रैल से जब यात्रा का आगाज होगा तो कितनी तेजी से यहाँ पर कार्य होंगे और कितने लोग इस प्रभावित क्षेत्र से होकर गुजरेंगे, इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि भू धसाव की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार का दावा भी है कि यात्रा का संचालन बेहतर तरीके से और इसी सड़क माध्यम से किया जाएगा। जी, लेकिन अजीत, कहीं ना कहीं लोगों में भी इस चीज को लेकर भय है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जोशीमठ में दरारें आ रही हैं, ऐसे में यात्रा पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर यात्रा की बात की जाए तो अब तक की अगर पंजीकरण की स्थिति पर नजर डाली जाए तो 1,40,000 से ज्यादा यात्रियों ने पंजीकरण कराया है केवल केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर। तो समझा जा सकता है कि लोगों में या सीधे तौर पर तीर्थ यात्रियों में उत्साह है 4 धाम यात्रा को लेकर। लेकिन अगर बद्रीनाथ धाम की यात्रा की बात की जाए तो जोशीमठ शहर से ही होकर गुजरना होगा और ऐसे में भू धसाव जैसी स्थितियां जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी भी मौसम विभाग ने 4 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें चमोली जनपद में खासतौर पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। तो साफ है कि अगर बारिश होती है तो उसके बाद दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर हल्की बारिश के चलते वहां पर भू धसाव जैसी स्थितियां बढ़ने लगी। जो दरारें हैं वो और ज्यादा चौड़ी होने लगी है, जिसकी जद में ओली रोपवे भी आया है, उसके भी पिलर नंबर 1 के पास जो दरारें थी वो बड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और इसी तरह से जो मुख्य मार्केट की जो रोड है जो सीधे जोशीमठ शहर से होती हुई बद्रीनाथ जाती है, वहां पर भी एक बड़ा गड्ढा उभरा है, जिसको कल से ही बीआरओ भरने में लगा हुआ है और उसके आसपास के एरिया को भी पहले खोदा जा रहा है और उसके बाद उसको समतल किया जा रहा है। तो साफ है कि अगर बारिश होती है तो दिक्कतें बढ़ सकती है और अगर वहां पर रूटीन तरीके से वाहनों की आवाजाही होगी, काफी तेजी से यहां पर वाहन निकलेंगे, तो उसके बाद दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में सरकार दावे जरूर कर रही है, लेकिन जब 22 अप्रैल से यात्रा शुरू होगी तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी, क्या उससे पहले से। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जोशीमठ में लगातार भू धसाव की स्थिति चल रही है, ऐसे में 4 धाम यात्रा को पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। फिलहाल 2 मिनट में 10 खबरों का अब रुख कर लेते हैं। सहारनपुर के जिला अस्पताल में 3 हेल्थ एटीएम मशीनों का हुआ उद्घाटन। हेल्थ एटीएम मशीनों में ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट होंगे निःशुल्क। कन्नौज में दुर्घटनाओं को दावत देते फर्राटे भरते ओवरलोड वाहन चेकिंग अभियान की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं वाहन चालक। तिरवा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बस्ती में बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक वीरेंद्र कुमार राजभर को मारी गोली। घायल संचालक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की शुरू।
आगरा में ताजमहल का दीदार करने आए पश्चिम बंगाल के पर्यटक से हुई ठगी। 7,000 रुपए का मार्बल के सामान 31,000 रुपए में बेचा गया। 40 फोटो खींचकर 2800 रुपए किए वसूल। पर्यटक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच की शुरू। आगरा थाना मंचोला में आपसी विवाद में एक युवक की गई हत्या। चाकू से मारकर की गई युवक की बेरहमी से हत्या। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, आगे की जांच की शुरू। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजन बोले पत्नी से चल रहा था विवाद। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शहर कोतवाली क्षेत्र के खाईपार मोहल्ले की पूरी घटना। आगरा कैंट स्टेशन पर लपकों का आतंक। होटलों के विजिटिंग कार्ड लेकर पर्यटकों से की जाती है ठगी। कैंट स्टेशन पर हर वक्त रहती है जीआरपी और आरपीएफ, बावजूद नहीं लग पा रहा है लपकों पर अंकुश। इटावा में एम्बुलेंस चालक ने महिला को गिराकर पीटा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। एटा में दबंग पक्ष ने घर में घुसकर की जमकर लाठी डंडों से मारपीट। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए हैं घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। अमेठी में चाचा भतीजे की हत्या का मामला आया प्रकाश में। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह। सपा विधायक ने लगाए अधिकारियों पर गंभीर आरोप। कहा पहले हुई होती सुनवाई तो आज ना होती हत्या। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।